आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में आपने जाना था बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। आज शुरू करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप से। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे आखेट। आखेट बुशमैन मूल रूप से आखेटक है, अर्थात ये शिकारी जाति है, शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। ये तीर कमान में भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरह के काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। बच्चों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, आखेट ये मूल रूप से आखेटक है, शिकार करते हैं। और ये शिकार जो है तीर कमान और भाले से जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये शिकार को जाल में फंसाने के कई तरीके काम में लेते हैं, जैसे कि कीचड़ में धंसाकर मारना, फंदों में फंसाकर शिकार को पकड़ना, या बड़े बड़े गड्ढे बना लेते हैं और उन गड्ढों में गिरा करके या विषाक्त जल पिला करके उनको मार देते हैं। एक बार प्रश्न भी आया था कक्षा 12 में कि बुशमैन जनजाति के लोग शिकार को फंसाने के लिए किन तरीकों को काम में लेते हैं। तो कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर वो शिकार को मारते हैं। प्रत्येक परिवार अपना स्वयं भोजन प्राप्त करता ही है। और ये क्या करते हैं, किस चीज़ में निपुण होते हैं? जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं, क्योंकि ये इस बोली से जंतुओं को आकर्षित करते हैं और उसको अपना शिकार बना लेते हैं। अगला पॉइंट है भोजन। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, वे खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक बार में ही आधी भेड़ तक एक बार में खा जाते हैं। शिकार मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। इनके भोजन में मछली है, पौधों की जड़ें हैं, बेरी अर्थात बेर और शहद ये अपने भोजन में लेते हैं, अर्थात भोजन के इनका मुख्य अंग है। दीमक, चींटी और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। भोजन में ये दीमक भी खाते हैं, चींटियाँ भी खाते हैं और इनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। बच्चों, अगर अपन चींटियाँ खा जाएं तो अपने चकते बन जाते हैं शरीर में, लेकिन उनका जो शरीर है वो इसके अनुकूल हो गया है, चींटियाँ खाने के अनुकूल हो गया है, इसलिए उनके शरीर में शायद इस प्रकार की किसी एक्टिविटी या चकते नहीं बनते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका भोजन ताज़ा है या बासी, अर्थात ये बासी भोजन को भी खा जाते हैं। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये गर्म जलवायु में रहते हैं, उष्ण जलवायु में रहते हैं, इस कारण से ये भोजन को संचित नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं, और क्योंकि गर्म जलवायु में भोजन जो है खराब हो जाता है। आगे है वस्त्र। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने वे पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है। ये जो तिकोनी लंगोट है, एक तरह से पहलवान जो पहनते हैं लंगोट, उस तरह की लंगोट होती है जो टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है। जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स पहनते हैं एप्रन हाफ बाजू की। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। एक प्रकार का एक चोगा पहनती है बुशमैन महिलाएं, बुशमैन स्त्रियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि बुशमैन जनजाति में क्रॉस क्या है?
तो स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र जिसे चोगा कहते हैं, उसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। यह वस्त्र व बिस्तर बंद दोनों ही होता है। इस क्रॉस में वे अपने शिशु एवं संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है, अर्थात वो अपने बच्चों को भी उसमें रखती है और जो कुछ भी वो संग्रहण करती है जंगल से वस्तुओं को, उन सबको उसमें रख लेती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं, अर्थात ये लोग चमड़े की टोपी पहनते हैं और जूते भी पहनते हैं। आगे निवास गृह, ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, अर्थात चट्टानों के नीचे जो ओट होती है, गुफा होती है, उसमें ये निवास करते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं। खुले के अंदर ये झोपड़ियाँ भी बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ टहनियों, घास व जानवरों की खालों से बनी होती है। उनकी जो झोपड़ी की जो आकृति होती है वो गुंबदाकार होती है। बुशमैन लोगों के आपातकालीन गांव वेर्फ में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। जब ये बुशमैन लोग एक शिकार के पीछे कई किलोमीटर तक निकल जाते हैं तो अल्पकाल के लिए उस स्थान पर ये अपना निवास बना लेते हैं, और ये अस्थायी निवास होता है जिसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। इस 8 से 10 झोपड़े वाले ये अल्पकालीन जो गांव एक तरह से होते हैं उनको वेर्फ कहा जाता है। अब इसमें एक प्रश्न बन रहा है कि वेर्फ क्या है। तो वेर्फ बुशमैन लोगों का अल्पकालीन गांव है जिसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है। अगला पॉइंट है औजार व बर्तन। बुशमैन के औजार और बर्तन क्या क्या हैं उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। बर्छा एक तरह से कुल्हाड़ी नुमा होता है, लेकिन वो उसका जो हिस्सा है वो पूरा ज़्यादा, जो नुकीला हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। अग्निदंड इसके प्रमुख औजार हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये ऐसे तीरों का प्रयोग करते हैं जिसके आगे का जो नोक होती है उसमें विष लगा हुआ होता है, क्योंकि वो उसके माध्यम से वो विष बुझे तीरों के माध्यम से वो शिकार करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग पर लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं, अर्थात 60 मीटर दूर खड़े एक शिकार को ये तीर कमान से मार सकते हैं। पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है उससे रस्से बनाते हैं। चित्र 2.8 में बुशमैन द्वारा प्रयुक्त विभिन्न औजार प्रदर्शित है। ये यहाँ पर बुशमैन जनजाति के कुछ औजार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक बर्छा दिख रहा है, एक चाकू दिख रहा है, एक गोफ दिख रहा है। गोफ जैसे जानवरों को भगाने के लिए खेतों में पत्थर फेंकने के काम आता है, जो नीचे नीचे आप चित्र देख पा रहे होंगे। तो इनके ये कुछ औजार हैं। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन हैं। ये शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बुशमैन लोगों के जीवन में शुतुरमुर्ग के अंडों का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है ये जल को रखने और आभूषण बनाने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं। और हिरण की जो खाल होती है उसकी थैली बनाते हैं, वे लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन हैं। बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति अगला बिंदु है अपना, समाज और संस्कृति। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये एक छोटे से दल में रहते हैं बच्चों, और बुशमैन की जो धार्मिक परंपराएं, संस्कार व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है, अर्थात इनके प्रकृति इनकी केंद्र बिंदु है। ये लोग जादू टोना भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है
तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है। तो इनके दो भगवान हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा पश्चिम में। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। तो प्रश्न बन रहा है यहाँ पे, बुशमैन जनजाति में ओझा क्या काम करता है या ओझा कौन है? तो ये बुशमैन जनजाति के लोगों को बीमारियों और प्रेत आत्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। अर्थात ये हाथ से बना करके ये वस्तुओं को आजकल बाज़ार में बेचने लग गए हैं। और ये जो वस्तुएं बनाते हैं उनमें क्या क्या है? आभूषण तो ये बनाते हैं अंडों की खोल से, तीर कमान बनाते हैं और स्कर्ट बनाते हैं। अगला बिंदु है वातावरण समायोजन। अब ये किस प्रकार से अपने आप को वातावरण में समायोजित कर रहे हैं ये जानेंगे। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है बच्चों, क्योंकि इनके पास सामान कम होता है, बच्चे कम होते हैं, सामान का बंटवारा ये लोग कर रखे होते हैं, जिसके कारण ये कहीं भी आ जा सकते हैं अगर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात ये घूमते रहने की इनमें क्या होती है? अबाधित स्वतंत्रता होती है, क्योंकि सामान सब कुछ कम होता है इनके पास, बच्चे भी कम ही होते हैं इनके। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भधारण करना बंद कर देती है। जब अकाल पड़ता है तो बुशमैन स्त्रियां जो है वो गर्भधारण नहीं करती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। अर्थात एक तो जिसका ये शिकार करते हैं तो उस पशु की जो जातियों की जो मादा है उसका शिकार नहीं करते, और एक जो शिकार छोटे होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, उनको भी ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर रखा है। अर्थात इन्होंने अपने वातावरण के साथ में समायोजन कर लिया है, अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात बाहरी लोग अब इनको प्रभावित कर रहे हैं। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं। तो वर्तमान में अब ये घुमक्कड़ जीवन जो व्यतीत करते थे पहले, अब उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और जो जल स्रोत है जैसे नदी, तालाब, झील, उनके किनारों पर ये कृषि करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। अर्थात जो स्थानीय व्यापारी होते हैं उनके साथ में ये वस्तुओं का लेन देन करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। बाटू, हॉटेंटॉट व यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये कुछ अन्य जनजातियां हैं, बाटू, हॉटेंटॉट और यूरोपीय लोग, जिसके कारण इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार घट रही है तथा आवास क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं और इनके आवास भी अब कम हो रहे हैं। तो ये थी अपनी बुशमैन जनजाति, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा। अगला बिंदु है अपना भील। तो भील के बारे में अपन पढ़ेंगे। भील संथाल व गोंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह संथाल, दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे पे है भील। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू से हुई है। द्राविडियन भाषा का जो बीलू शब्द है उससे भील शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। अर्थात भील शब्द या बीलू जो शब्द है उसका अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना, वध करना या मारना होता है, तीरंदाजी में इनकी निपुणता के कारण माना जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो भील शब्द है ये संस्कृत में इसका जो क्रिया का मूल रूप है उसका अर्थ है भेदना, वध करना और मारना। और ये लोग तीरंदाजी में निपुण होते हैं, जिसके कारण
इस संस्कृत में उनका मूल जो शब्द है उसका अर्थ भेदना, वध करना और मारना है। इनके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र थे निषाद, उनसे हुई है। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। अर्थात निषाद ने नंदी को मार दिया था, जिसके बाद में निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। महाभारत महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से है। और भील जो है वो महाभारत महाकाव्य से भी जुड़े हुए हैं। इनका संबंध एकलव्य से है। रामायण काल में श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाई थी। सबरी जो है वो भी भील जनजाति से है। और सबरी ने जो भगवान श्री राम को दंडकारण्य वन में बेर खिलाई थी। कर्नल टॉड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। कर्नल टॉड ने बताया कि ये अरावली पर्वत श्रेणी में रहते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। अर्थात भील जनजाति वो है जो कि अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की सहायता इन्होंने की थी। ये बात कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति ने डगारिया डूंगरपुर, बासिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और देआवा उदयपुर पर शासन किया था। अर्थात इतिहास में अगर अपन जाते हैं तो इस जनजाति ने डगारिया डूंगरपुर में, बासिया बांसवाड़ा में, कोटिया कोटा और देआवा उदयपुर पर शासन किया था। अब इसमें एक प्रश्न भी बन रहा है कि भील जनजाति में प्राचीन काल में किन स्थानों पर अपना शासन जमाया था या किन स्थानों पर शासन किया था। तो ये चारों डगारिया, बासिया, कोटिया और देआवा, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे। ये लोग नाटे होते हैं। इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला होता है। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। ये भील जनजाति की महिला है। आगे है निवास क्षेत्र। भील दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। भारत में भील 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में है। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम, गुजरात के पंचमहल व बड़ोदरा में तथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले जिलों में है। तो बच्चों, निवास क्षेत्र को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उनको पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में बता दिया गया, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। फिर राज्यों के आधार पर बताया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर इन राज्यों के जिलों के आधार पर बताया गया है कि तो राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं, धार, झाबुआ और रतलाम। और गुजरात में कौन कौन से ज़िले आते हैं जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है, पंचमहल व बड़ोदरा। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले ज़िले हैं जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी है। इनके निवास क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अनाच्छादित पहाड़ियों, अपर्दित मिट्टी व वनों की कटाई ने भीलों की बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है वहाँ की जलवायु मानसूनी होती है, अर्थात वहाँ पर वर्षा मानसून से होती है। और ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अर्थात ये
वनों में रहते हैं और वनों को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर 33% भूभाग पर क्या है, वन है। अब इनके सामने इन भीलों की जनसंख्या के सामने समस्या खड़ी हो गई है और अनेक प्रकार की समस्याएं आई हैं। वो समस्या क्यों आई है? क्योंकि अनाच्छादित पहाड़ियाँ, अपर्दित मिट्टी व वनों की कटाई, जिसके कारण ये जो भील जनजाति की जो जनसंख्या है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगला बिंदु है आर्थिक क्रियाकलाप। भील वनों व पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन है। ये एकांत क्षेत्र प्रदेशों में निवास करते हैं, वनों और पहाड़ों में, और इनकी आजीविका का मुख्य आधार है खाद्य संग्रहण, या तो जंगल से कंदमूल शहद एकत्रण करते हैं, इसके अलावा ये आखेट करते हैं, और ये आदिम कृषि और पशुपालन करते हैं। ये लोग वनों से विशेषकर स्त्रियां कंदमूल, फूल, फल एवं पत्ते एकत्रित करती है। तो खाद्य संग्रहण में तो ये कंदमूल, फूल, पत्ते एकत्रित करते हैं, और आखेट में जंगली पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां व चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुक्कुट पालन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आखेट, इनकी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले है आखेट। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं। अर्थात ये लोग तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, पुरुष तालाबों में मछली पकड़ते हैं। पहले ये शिकारी थे और अब लोग कृषि करते हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। तो बच्चों, प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? चिमाता। और भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? दजिया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।